तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक में। जो लास्ट लेक्चर देखा था आपने, उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वही है GS4 का फर्स्ट पार्ट या पार्ट ए के यूनिट 2 डिस्कस कर रहे थे हम लोग, राष्ट्र की अवधारणा, शक्ति व घटक। अब आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्र तो लगभग हम लोगों ने देख लिया था। अब राष्ट्र से जुड़ी हुई एक अवधारणा है राज्य। राष्ट्र यानी नेशन, राज्य यानी स्टेट। अब देखिए, एक गार्डनर है, ये एक राजनीति शास्त्री हैं जिनकी परिभाषा या राज्य की परिभाषा सबसे ज्यादा जिसको महत्व मिलता है, या कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य है, गार्डनर की परिभाषा राज्य की। तो गार्डनर ने जो परिभाषा दी है राज्य की, उसमें 4 तत्व बताए हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ठीक है, ये 4 चीजें जहां पे होंगी वो राज्य कहलाएगा। इसका मतलब समझिएगा, मान लीजिए एक कोई निश्चित क्षेत्र है, वहां पे एक जनसंख्या निवास कर रही है, उस जनसंख्या के ऊपर एक संप्रभु सरकार है। संप्रभु सरकार का मतलब ये होता है कि वो सरकार अपने आंतरिक और बाह्य दोनों ही मामलों में स्वायत्त है, किसी के या किसी बाहरी ताकत के नियंत्रण के अधीन नहीं है, तो वो कहलाएगा राज्य। अब जब राज्य को यहाँ पे देख रहे हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, यानी एक सरकार भी है और संप्रभु सरकार है, तो इससे एक चीज समझ में आ गई कि राज्य की जो अवधारणा है वो एक राजनैतिक अवधारणा है, क्योंकि बात कर रहे हैं सरकार का, यानी शासन प्रशासन की बात आ गई तो राजनैतिक अवधारणा हो गई। ठीक है, तो राज्य और राष्ट्र में अंतर कैसे समझेंगे? देखिए, एक चीज समझिए, जैसे इजराइल, ये यहूदी लोग 1948 से पहले एक राष्ट्र का निर्माण करते थे। 1948 में जब उनको एक निश्चित जनसंख्या तो पहले ही थी, निश्चित भूभाग मिल गया, यानी इजराइल का भूभाग, एक सरकार बन गई और वो सरकार संप्रभु थी, तो वो एक स्टेट का रूप ले लिए। या 1947 से पहले हम लोग भारतवासी एक राष्ट्र का निर्माण तो कर रहे थे, लेकिन हमारे पास या हम एक राज्य नहीं थे। राज्य कब से बने? 15 अगस्त 1947 के बाद, क्योंकि तब हमारे पास एक संप्रभु सरकार भी आ गई थी। भू क्षेत्र और जनसंख्या तो था ही, तो ये दोनों चीज आ गई। अब इसको और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग देखेंगे कि राज्य और राष्ट्र में अंतर क्या है। तो चलिए, राज्य जो है ये राजनैतिक संकल्पना है, बिल्कुल ठीक, समझ में आ गया, राजनीतिक संकल्पना है ही, सरकार और संप्रभुता की बात कर रहा है। और राष्ट्र को पहले देख चुके हैं हम लोग कि सांस्कृतिक है, भावनात्मक है ना। भाव से ही तो लोग, एकजुटता के भाव, यानी एक समान संस्कृति के आधार पर एकजुट होने का भाव, यही तो राष्ट्र है। तो ये भावनात्मक और सांस्कृतिक है। राज्य के पास निश्चित भूभाग होगा ही, गार्डनर जी बोल ही दिए हैं, निश्चित भूभाग होगा तो होगा। और राष्ट्र के पास निश्चित भूभाग होगा आवश्यक नहीं है। उदाहरण फिर से वही है इजराइल के यहूदी लोग कि 1948 से पहले उनके पास कोई निश्चित भूभाग नहीं था, इसलिए आवश्यक नहीं है। राज्य का जो निर्माण होगा वो समझौते से निर्मित होगा। ठीक है, समझौते से ही निर्मित होगा। या भारत को ही मान लीजिए, जब राज्य बना है तो बहुत सारी चीज़ों से समझौता हुआ है ना, उसके बाद फिर संयुक्त राष्ट्र के पास गया है, वहाँ से मान्यता मिली है, तब तो राज्य बना। तो यानी कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा, उसके बाद ही राज्य बनेगा। और राष्ट्र के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सांस्कृतिक भावनात्मक मन ही मन ने बना लिए राष्ट्र। ठीक है, स्वतः विकसित हो जाएगा ये। राज्य के पास अपने संसाधन होंगे, वह उन पर कानूनी या संवैधानिक अधिकार होगा, होता ही है। राज्य की सीमा के भीतर जो भी संसाधन है उन पर राज्य का ही तो अधिकार है। और राष्ट्र के पास कोई संसाधन नहीं होगा। ठीक, भले वो मानते रहे कि संसाधन हमारे हैं, लेकिन अगर उन पर अधिकार ही नहीं है तो कुल मिला के यही माना जाएगा कि संसाधन ही नहीं है उनके पास। अगली चीज, राज्य में राष्ट्रीयता की भावना आवश्यक नहीं है। राज्य के भीतर राष्ट्रीयता की भावना जरूरी नहीं कि हो लोगों में, है ना। इसको कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए कोई ऐसा राज्य, भारत की ही बात करें, भारत अब तो राज्य ही है, भारत एक स्टेट का रूप ले लिया है। तो भारत में भी कई समुदाय ऐसे हैं जिनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं है ना, अलगाववाद की भावना है। तो ऐसे समझ जाएंगे कि राज्य के भीतर राष्ट्रीयता की भावना आवश्यक नहीं है, लेकिन राष्ट्र की जो भावना है उसमें राष्ट्रीयता की भावना होगी। राष्ट्रीयता की भावना होगी तभी तो वो राष्ट्र बना है। ठीक,
और संप्रभु सरकार, गार्डनर ने बोला है कि राज्य में संप्रभु सरकार होगी तो होगी, और यहाँ पे नहीं होगी, अगर हो जाएगी तो फिर तो ये भी राज्य बन जाएगा। तो ये हो गया राज्य और राष्ट्र, इसमें अंतर समझ लिए हम लोग। अब इसी से एक अवधारणा निकल के आती है राष्ट्र राज्य। ठीक है, अब राष्ट्र राज्य को कैसे समझेंगे? देखिए, राष्ट्र राज्य, राज्य की ऐसी प्रणाली जिसमें समान पहचान वाले लोग दृढ़ सीमाओं व एक ही सरकार के अंतर्गत रहते हैं। यानी जो राष्ट्र राज्य है ये है क्या? ये है तो राज्य ही। ठीक, राज्य यानी कि जिसके पास ये चारों चीज हैं, लेकिन इस राज्य की सीमा एक राष्ट्र की सीमा पर ओवरलैप कर गई है। कहने का मतलब एक ही राष्ट्रीयता से जुड़े हुए लोग या ऐसा जनसमूह जो अपने को किसी समान अनुभूति के कारण एक राष्ट्र के रूप में मान रहा है और वही राष्ट्र राज्य बन गया, तो क्या हो जाएगा? राष्ट्र राज्य। और इसकी खास बात कि समान पहचान वाले लोग रह रहे हैं, एक ऐसी सीमा जहां पे संप्रभु सरकार है और जो जनसंख्या है उनमें एक रूपता पाई जाएगी। तो एक रूपता वाली जनसंख्या का जो राज्य होगा उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्र राज्य या नेशन स्टेट। ठीक है, यही अवधारणा थी। दूसरी अवधारणा जो मैंने लिखा है ये भी नई अवधारणा है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? राज्य की ऐसी प्रणाली जिसमें समान पहचान वाले, लेकिन क्या सभी राज्य ऐसे हैं जिसमें सारी जनसंख्या जो है वो एक ही पहचान वाली हो या एक ही सांस्कृतिक समुदाय से या एक ही भाषा बोलने वाली हो? संभव नहीं है। यानी बहुत से राज्य ऐसे होंगे जहां पे बहुलतावादी जनसंख्या होगी या विविध संस्कृतियों को मानने वाली, या कह सकते हैं कि उस जनसंख्या में एक रूपता नहीं दिखाई देगी बल्कि विविधता दिखाई देगी। तो इस प्रकार के जो राष्ट्र होते हैं जिनमें विविधता दिखाई देती है उनके लिए एक शब्द और प्रयोग किया जाता है जो है तो राष्ट्र राज्य का ही, लेकिन इसको कह दिया जाता है बहुराष्ट्रीय राज्य। समझ पा रहे हैं? बहुराष्ट्रीय राज्य, राष्ट्र राज्य, यहाँ पे राष्ट्र महत्वपूर्ण है, यानी एक ही सांस्कृतिक पहचान वाले लोग और उनके ऊपर बन गया राज्य, तो वो हो जाएगा राष्ट्र राज्य। अब जहाँ पे एक ही सांस्कृतिक पहचान वाले लोग नहीं हैं बल्कि बहुसांस्कृतिक पहचान वाले या विविध सांस्कृतिक पहचान वाले लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है? बहुराष्ट्र, बहुत सारे राष्ट्र हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग राष्ट्र। तो और ऐसा राष्ट्र कोई अगर राज्य बन जाता है तो उसको बोलेंगे बहुराष्ट्रीय राज्य। लेकिन आजकल अभी कुछ दिनों से एक नई अवधारणा आई है कि इस प्रकार के राज्यों को हम राज्य राष्ट्र बोलते हैं, स्टेट नेशन। बात वही है बहुराष्ट्रीय राज्य वाली, यानी राज्य की ऐसी प्रणाली जिसमें विविध सांस्कृतिक पहचान वाले लोग दृढ़ सीमाओं में एक ही सरकार के अंतर्गत रहते हैं। ठीक, ये दृढ़ सीमाओं एक ही सरकार ऐसी है, समझ तो गए होंगे आप लोग। इसका अगर कोई पूछे आपको उदाहरण राष्ट्र राज्य का, तो वही जो शुरुआत से देते आ रहे हैं कि एक ही सांस्कृतिक पहचान हो और उनका एक राज्य हो, तो पाकिस्तान, इस्लाम वाले सारे लोग हैं वहाँ पे, या मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है, ये मान सकते हैं कि पूरी हैं, जो हैं भी तो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो हो जाएंगे आगे चल के, ऐसा लग रहा है। इजराइल है अभी, ठीक है, जापान है, आइसलैंड है, कई सारे ऐसे हैं जहाँ पे एक ही संस्कृति या समान पहचान वाले लोग रह रहे हैं। और राज्य राष्ट्र का उदाहरण अपना भारत है, सबसे अच्छा उदाहरण, क्योंकि यहाँ पे विविध सांस्कृतिक पहचान वाले लोग, दृढ़ सीमाओं, ठीक है ये सब, और यूएसए है। तो ये दोनों चीजें हो गई, राज्य राष्ट्र और राष्ट्र राज्य, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट टॉपिक जो बचा है हमारे, ये पूरे टॉपिक हो गए हैं केवल शक्ति को छोड़ के। अंतिम में क्या है? राष्ट्र के घटक। तो राष्ट्र के घटक से मतलब क्या होता है? राष्ट्र के घटक, इसका मतलब है कि ऐसे तत्व जिनसे राष्ट्र की अवधारणा जन्म लेती है, या ऐसे तत्व जो राष्ट्र को जन्म देते हैं या जिनसे मिलकर राष्ट्र बनता है, उन्हीं को तो बोलते हैं राष्ट्र। और राष्ट्र हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्र कैसे बन रहा है। कुछ लोग हैं जिनकी समरूप संस्कृति है, जिसके कारण वो उनमें एकता का भाव है और एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो राष्ट्र के निर्माण के घटक बहुत इजी हो जाएगा। जातीय एकता, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें जातीय एकता है, तो उनमें वो लोग आपस में एकता का भाव रखेंगे और एक राष्ट्र का निर्माण कर लेंगे। सामाजिक संस्कृति अगर उनकी समान है, सामाजिक संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे वेशभूषा, परंपरा, वहाँ की कला, वहाँ का साहित्य, इन सभी चीज़ों में अगर एक रूपता है तो वो एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार समान धर्म के लोग जैसे इजराइल पाकिस्तान में कर सकते हैं। उपनिवेशवाद का विरोध, ये भी राष्ट्र
के निर्माण का एक घटक है ना। जैसे जब देखेंगे भारत की आज़ादी से पहले तो इसने भी एक उपनिवेशवाद के विरोध करते करते भारत को एक राष्ट्रीय स्वरूप दिया। कई विचारक ऐसा मानते हैं कि भारत एक राष्ट्र कभी था ही नहीं। जो मूल रूप से जो पाश्चात्य या पश्चिमी विचारक हैं वो ये मानते हैं कि भारत कभी राष्ट्र था ही नहीं। तो राष्ट्र कब बना? जब उपनिवेशवाद के विरोध करने में ये राष्ट्र बन गया। तो उपनिवेशवाद का जब विरोध करेंगे तो ये भी राष्ट्र घटक हो जाएगा। भौगोलिक एकता, एक ही जगह में लोग वर्षों से सालों से रह रहे हैं तो उनकी एक नई संस्कृति का जन्म होगा। और एक रूप जब संस्कृति जो होगी वो एक उन्हीं लोगों की है जो एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं, तो उनकी संस्कृति में बहुत सारी समानताएं पाई जाएंगी। तो इस समानता से उनमें एकता का भाव आएगा और एकता के भाव से ही तो राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। तो ये हो गए आपके राष्ट्र के घटक। तो चलिए